This call is now being recorded. तो बच्चे हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि आपकी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सर ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर 9th क्लास में जो हम संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें हमारी दो इम्पोर्टेंट जो है, जो अति आवश्यक है, वो परमेय और अपरमेय होते तो और भी है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो परमेय और अपरमेय की कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि परमेय संख्याएं जो होती हैं वो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और अपरमेय संख्याएं, अच्छा हो सकता है रिवीजन करवा रहे हैं ना सब सर, तो इसीलिए इनको हम p बटे q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, जब हमने क्या पढ़ाया था आपको, या सर ने बताया था कि किसी भी p बटे q को हम दशमलव रूप में कैसे बदल सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, दशमलव प्रसार भी कहते हैं, ठीक है। क्या उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? तो बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा था कि जब हमने किसी भी परमेय संख्या को या किसी भी p बटे q के रूप की संख्या को दशमलव में बदला था, क्या मिल रहा था हमें? नमस्ते बच्चे, डिफरेंट तरह की भिन्न भिन्न प्रकार के दशमलव मिल रहे थे। जैसे पहला हमें दशमलव मिला था जिसमें अंत में शेष 0 आ गया था, ठीक है। और दूसरा हमें क्या मिला था, जिनमें आपका शेष कभी भी 0 नहीं आता। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, वो जो 7/8 वाला एग्जाम्पल लिया था बच्चा, 7/8 वाला उदाहरण लिया था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण तरीके से कट जाता है, उसका शेषफल जो है वो 0 आ जाता है। लेकिन जब हमने दूसरा वाला देखा था बच्चे, 2/3 वाला देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा था, ये तो कट ही नहीं रहा था। तो बच्चा जब भी हम किसी भी संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो हमें दो तरह से संख्या मिल सकती है। पहला, जो आपकी पूर्णता कट जाए, जिसके अंत में शून्य आ जाए, और दूसरा जिसके अंत में कभी भी शून्य नहीं आता। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। तो बच्चे जब हमने पहला केस देखा था तो आपका शेषफल कितना आ गया था, 0 आ गया था। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें 1.2 का, ठीक है, ये आपका किसका दशमलव प्रसार है, ये 1/5 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार मतलब समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, p बटे q को दशमलव में बदल रहे हैं। तो जब हमने 5 का भाग 1 में दिया तो जाएगा नहीं, दशमलव आएगा, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 1/5 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.2, और इसका शेषफल क्या है, 0 है। तो कुछ अंक ऐसे होते हैं बच्चे जिनको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो वो पूरी तरीके से कट जाते हैं। लेकिन पहले ही तो चल रहा है बच्चा, ये पहले के बाद दूसरा कराएंगे, पहले पहला पढ़ लेता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बच्चे दूसरे तरह के जो क्या रहते हैं, दूसरे तरह के जो रहते हैं उनमें आपका क्या होता है, नहीं कटता। तो यहाँ पर एक बात याद रखना बच्चा, जो भी p बटे q के रूप की परमेय संख्याएं रहती है, या p बटे q के रूप में जो भी संख्याएं होंगी, उनका दशमलव जब पूरी तरीके से कट जाता है, या फिर अगर उनका शेषफल 0 हो जाता है। बच्चे हम बुनियाद के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम आपका जो सेट का एग्जाम है ना उसके लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है बुनियाद के लिए भी, कोई 1-2 क्वेश्चन है, तो आप रुक जाना, मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसी संख्याओं को हम बच्चे क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। जैसे अभी भी हमने आपको बताया कि जब आपका क्या हो रहा है, वो संख्याएं जिनका शेष 0 बचता है, जो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती हैं, जो कि आपके शेष में अंत में कोई नंबर नहीं छोड़ती हैं, उनका शेषफल 0 होता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चा,
ऐसी संख्याओं को हम शांत संख्याएं या शांत परमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आई रिपीट, जब भी हम क्या कहेंगे, इस तरह का रूप, जब हमें p/q के रूप में कोई आपका संख्या दी गई है और इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं, और कुछ चरणों बाद जब हमारा क्या होता है, दशमलव से मतलब ये संख्या पूरी तरह कट जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चा, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार हमने क्या देखा था बच्चा, दूसरा प्रकार हमने देखा था कि जब शेषफल 0 नहीं होता। कुछ उदाहरण हमने कल वाली क्लास में भी देखे थे, परसों वाली क्लास में भी, अभी भी हमने एक एग्जाम्पल कराया था आपको 2/3 का। तब हमने क्या देखा बच्चा कि ये जो आपका दशमलव है, जब हमने 3 से 2 में भाग दिया तो ये तो कट ही नहीं रहा था, इसका शेषफल तो कभी 0 हो ही नहीं रहा था, हर बार क्या आ रहा था, 2 ही 2 आ रहा था। तो इस तरह की संख्याओं की अगर हम बात करें बच्चे, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम और उदाहरण देखें, 10/3 देखें, तब भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो नहीं कट रही हैं, या जब हम 3 का भाग 10 में देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो संख्याएं हैं वो क्या आ रही है, बार बार एक जैसी आ रही है, कहीं भी नहीं कट रही। ऐसे पिछली क्लास में हमने जब 7 का भाग 1 में दिया था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं वो बार बार आ रही थी और शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा था। आपको याद है बच्चा ये वाला एग्जाम्पल जो हमने लास्ट क्लास में किया था? कितने भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ऐसी जो प्रसार होते हैं बच्चे, ऐसी दशमलव की संख्याएं जो कि कभी कटती नहीं है, कटती का मतलब है जिनका शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है, वो क्या करती रहती है, संख्याओं को बार बार लाती रहती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनवसानी या फिर अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कुछ संख्याएं जो होती हैं उनके भागफल में जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो नंबर है वो क्या कर रहा है, वो बार बार आ रहा है, ठीक है। एक संख्या या एक संख्या से ज्यादा संख्याएं क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, पुनरावृत्ति आ रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति तरीके से बार बार आ रही हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चा, अनवसानी या फिर अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। हाँ, इनका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन बच्चे साथ में साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसी होनी चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए। आवर्ती का मतलब है वो संख्याएं जिनमें सेम संख्याएं बार बार आ रही है, ठीक है। जैसे देखो इसमें 6 आ रहा था, 10 का भाग जब हमने 3 में दिया था कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है। जब हमने 1 का भाग 7 में दिया था तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, 1.14285 ये बार बार आ रहा था। तो ऐसी संख्याएं जो ना तो कट रही हैं, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं हो रही है, वो अंत नहीं हो रही है, लेकिन उनमें एक ही संख्याओं का बार बार आवर्त हो रहा है, बार बार वो आ रही हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब अंत में अगर हम बात करें तो ये पुनरावर्ती खंड क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार की हमने बात कर ली, अब देखते हैं बच्चा यहाँ पर जो पुनरावर्ती खंड है उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है, जिस शब्द को हमने क्या कहा है, पुनरावर्ती खंड। अब इस बात को पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पुनरावर्ती खंड का क्या मतलब होता है बच्चा, कभी कभी जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को दशमलव में बदलते हैं, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, तो हमें बहुत सारे केसेस में क्या मिलता है, कभी कभी हमें मिलता है कि एक ही संख्या क्या कर रही है, बार बार आ रही है, या कभी कभी हमें मिलेगा कि कुछ संख्याएं बार बार आ रही, हो सकता है एक से ज्यादा संख्या हो, वो रिपीट कर रही हो, वो बार बार आ रही हो,
ठीक। और कभी कभी एक ही संख्या रहती है जो बार बार आती है। वो संख्याएं या वो संख्याओं का समूह जो क्या हो रही है, जो आवर्ती रूप में है, जो पुनरावर्ती रूप में है, उस संख्याओं को या संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चा? उस संख्याओं के समूह को पुनरावर्ती खंड कहते हैं। समझ आया बच्चा? रिपीट करो, जल्दी से बताओ बच्चा। पुनरावर्ती खंड समझ आया? जब हम किसी भी संख्या को, किसी भी p बटे q की संख्या को दशमलव प्रसार में बदलते हैं तो कभी कभी एक संख्या या एक से ज्यादा संख्याओं का समूह क्या करता है? आवर्ती रूप में होता है। ठीक है, उन संख्याओं को या संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पुनरावर्ती खंड कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो 3 पुनरावर्ती खंड है। अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका जो संख्याओं का समूह है 1 4 2 8 5 7, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? ये आपका पुनरावर्ती खंड कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे तो ये वाले जो नंबर है 1 4 2 8 5 7, ये क्या कर रहे हैं? बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्याओं का समूह है सॉरी, वो आपका क्या कहलाएगा? पुनरावर्ती खंड कहलाएगा। आगे देखेंगे बच्चे हम संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को हम कैसे बांट सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे एक चीज याद रखना कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें जो संख्याएं मिल रही हैं वो किस तरह की संख्याएं मिल रही थी, कि आपको संख्याएं मिल रही थी शांत तरह की या फिर अशांत तरह की। ठीक, वर्गीकरण की बात करें, ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक, या तो वो शांत होगी मतलब एक पॉइंट पे कट जाएंगी, एक शेषफल 0 आ जाएगा, या अशांत होंगी। अशांत में भी बच्चा कभी कभी क्या होता है कि आपको कैसी संख्याएं मिलेंगी? जिनमें संख्याओं का आवर्त होगा, आवर्ती नेचर की होंगे। ठीक, और दूसरा आपका क्या होता है? अनावर्ती रूप में होती है। अनावर्ती मतलब जैसे 0 आ गया, ये 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 8 आ रहा, 4 आ रहा, कुछ भी संख्याएं आ रही, मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही। तो आपको याद रखना है बच्चा, जो अशांत संख्याएं होती हैं, सॉरी, जो शांत संख्याएं होती हैं, लगती है बच्चा, और आवर्ती संख्याएं होती हैं, अशांत लेकिन आवर्ती संख्या, इन दोनों को ही हम परमेय संख्या कहते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, शांत संख्याएं और अशांत आवर्ती संख्याएं आपकी क्या कहलाती है बच्चा? परमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन अगर आपकी संख्या अशांत और अनावर्ती है तो ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। बच्चे आप एक बार बात कर लेना फिर सर से, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही तो। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा? शांत संख्याएं या फिर अशांत आवर्ती संख्या। परमेय संख्या होती है वो संख्याएं जो शांत भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती भी नहीं मतलब अनावर्ती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या बोलते हैं। ओके, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें आपको परमेय और अपरमेय ढूंढ के बताना है कि ये संख्या परमेय है या फिर अपरमेय है। बच्चे यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी। बच्चे हम ना कल मतलब अगली क्लास में क्विज करेंगे। क्विज का मतलब है हम 10 क्वेश्चन देंगे अगली क्लास में आपको, वो इसी वहां पे बेस्ड होंगे। ठीक, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी आपका टाइम बच जाए और हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगले हफ्ते एग्जाम है आपके। ठीक है, तो लेकिन हम अगली क्लास में पहले चैप्टर का
आप लोग पढ़ के भी आना, पहला जो अध्याय है ना आपका, तो उसकी क्विज करेंगे 10 क्वेश्चन जो सेट में आए हुए हैं। पहले जैसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके सेट के एग्जाम में, मैं डाउनलोड कर लूंगी पेपर, तो उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में आते, अगली क्लास में। ठीक है, अब अभी मुझे ये बताओ आप कि ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है? क्यों नीचे वाली तुम्हें क्यों इरेशनल लग रही है? नहीं, दूसरी वाली इरेशनल नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम ऐसी संख्याओं को देखते हैं, इसको काट लेते हैं। अच्छा, पहले दशमलव के रूप में अगर दी गई है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 100 का भाग दे लो 25 में, पहले तो जाएगा नहीं, तो 0 आएगा, और 0 दशमलव लगा देंगे और कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना आएगा 2, तो ये क्या आ गया 200, और कितना बचा 50, और 5 आ जाएगा 5। तो इसको हमने जब दशमलव प्रसार में बदला तो क्या आ गया 2 दशमलव, मतलब 0.25। इसका मतलब है ये किस नेचर की है, शांत नेचर की है। तो कोई भी संख्या अगर शांत प्राकृतिक प्रकृति की होती है तो वो कैसी संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, रैशनल संख्या होती है। बिल्कुल सही, तो ये तो परमेय हो गई। आगे देखिए बच्चा, तो अभी हमने क्या देखा था, अशांत में 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आपका जो दशमलव है वो अशांत है तो उसमें 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, या तो वो आवर्ती होगी, आवर्ती का मतलब है एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर बार बार रिपीट कर रहे, ठीक है, या फिर आपका कैसी होगी, अनावर्ती होगी। अनावर्ती का मतलब है कि वो क्या हो रहा होगा, वो रिपीट नहीं कर रहे होंगे सेम नंबर। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर कोई भी नंबर आपस में खुद को एक पैटर्न के तहत रिपीट नहीं कर रहे, कुछ भी आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहे। तो इस तरह की संख्याओं को जो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो 1 4 5 9, 1 4 5 9, 1 4 5 9, मतलब 1 4 5 9 जो है वो क्या कर रही है, आप मतलब अपने ही रूप में आवर्ती है। ठीक नहीं, अगर कोई संख्या या किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है पर आवर्ती है, तो इस तरह की संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ तभी अपरमेय संख्या होती है बच्चा, जब वो अशांत और अनावर्ती एक साथ हो। अगर वो आवर्ती है या अशांत के साथ साथ, तब भी वो परमेय होती है, और अगर वो शांत है तो भी वो परमेय संख्या ही होती है। अब आपको समझ आया बच्चा, सिर्फ और सिर्फ तभी कोई संख्या अपरमेय संख्या होगी जब वो क्या होगी, अशांत और अनावर्ती, वरना हर एक केस में आपकी संख्या परमेय संख्या होगा। आगे बढ़ लेते बच्चे, फिर पूछेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इस, अभी हमने क्या देखा कि किसी की P/Q के रूप को हम क्या किस में बदल सकते हैं, दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं। ये वाला मैं बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पहले बताया, P/Q को हम दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं। कैसे, सीधा सीधा Q से P में भाग देके, ये तो बहुत आसान था। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें दशमलव प्रसार दिया गया है तो हम उसे P/Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अगर हमें दशमलव प्रसार दिया गया है तो हम उसे P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, ये अभी हम सीखेंगे।
तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चा कि आपका जो 0.333 है, ठीक है, 0.333, जिसको हम किस तरह भी लिखते हैं, जिसको हम 0.3 बार भी लिखते हैं। बार का क्या मतलब है कि जो 3 अंक है वो अनिश्चित काल तक या अनंत काल तक वही आता रहेगा आगे, ठीक है, और ये अशांत नेचर की है। इसको हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इस चीज को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसे अपने दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे वार को हटा के, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, x के बराबर आ गया 0.3333 ठीक है। अब ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चा, अब हम इसमें इसको हम मानेंगे नहीं बच्चा, आप गलत कह रहे हो, वो सिर्फ 0.3 होता, ये 0.33333 है, दोनों में अंतर है। सुनोगे इसका क्या आएगा, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है बच्चा, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि जो दशमलव के बाद इतने सारे 3 आ रहे हैं ना, ये हट जाए कैसे भी, ठीक। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है कि दशमलव के बाद के जो अनंत काल तक 3 है वो हम हटा दें तो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इसके लिए हम गुणा करते हैं पहले समीकरण में दोनों तरफ 10 से, इसमें भी 10 का गुणा कर रहे हैं और इसमें भी गुणा कर रहे हैं 10 का। 10 का क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा है। अगर 2 अंक होते आवर्ती तो हम 100 का गुणा करते, 3 होते तो 1000 का गुणा करते। तो आपको याद रखना है कि जितने अंक हैं, ठीक है, जितने अंक आवर्ती नेचर के हैं, एक के बाद उतने 0 लगाकर हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक ही आवर्ती अंक है, 3 आवर्ती अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही 0 लगाएंगे और दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो आपका क्या बन गया, x में 10 का गुणा करोगे 10x, और इसमें करोगे तो आपको पता है अगर 0.3 लिखा होता, ठीक, और इसमें हम 10 का गुणा करते क्या आता, 30, और एक अंक के बाद दशमलव मतलब 3.0। मतलब जब हम 10 का गुणा कर रहे हैं या एक 0 वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं तो जो आपका दशमलव होता है वो एक दाईं ओर खिसक जाता है, एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो इसमें जब हम 10 का गुणा कर रहे हैं बच्चा तो आपका क्या होगा, 3.3333 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें अंतर तो पड़ा नहीं, ऊपर भी अनंत काल तक था, अनंत का मतलब बहुत लंबे तक 3 ही 3 आया जा रहा था, ये भी आपका क्या हो गया, अनंत काल तक 3 चलेगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब बच्चा अगर हमें ये दशमलव के बाद का 3 हटाना है तो अब देखो हमें बहुत अच्छा तरीका मिल गया। हम क्या करें, जो समीकरण 2 है, दूसरा वाला समीकरण है, उसमें से हम क्या करते हैं, पहला घटा दें, ठीक। तो ये जो अनंत काल के 3 है वो इस वाले अनंत काल के 3 से कट जाएंगे ना। जैसे मान लो 5.3 में से 1.3 घटाते हैं तो ये क्या होगा, घट जाएगा, 0 बचेगा और 4 बचा रहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही संख्या बच गई, ये घट गए। तो ये ऐसे ही तो है, ये बहुत सारे 3 है और ये भी बहुत सारे 3 है, ये क्या हो जाएंगे, घटते जाएंगे और दशमलव के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दाईं तरफ को दाईं तरफ से घटा लेते हैं और बाईं तरफ को बाईं तरफ से। तो क्या आ गया बच्चा, 10x माइनस x। बचा कुछ पूछता है, और ये आपका क्या बचा, 3.3333 और इसमें से हमने 0.3333 अनंत काल तक घटा दिया। अब ये और ये तो घट गया पूरा, देखो जैसे हम यहाँ कर रहे थे, कितना बचा, 3 में से 0 घटाओगे 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x बचा, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, जिसको हमने क्या माना था बच्चा, x माना था, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। पर हमें किसकी वैल्यू मिल गई, 9x की। तो हमें x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 को दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि ये यहाँ गुणा में है
दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाता, भाग में हो जाता। जैसे इस तरफ अगर जोड़ में उस तरफ जाएगा किस में होगा, घटाने में। सेम इस तरफ अगर गुणा में है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या उसमें होगा, जोड़ में। अब हमने आपको एक और चीज बताई थी कि जब हम कोई भी परमेय संख्या लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसके अंश में और उसके हर में कोई भी समान गुणज ना रहे। ठीक है, समान गुणज का मतलब है कि ये दोनों एक ही संख्या से ना कट रहे हो। पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी 3 से काट देंगे और नीचे वाले को भी 3 से काट देंगे। ठीक, तो आपका क्या आ गया कि जो x है जिसको हमने माना था उसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। समझ आया बच्चा? ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम किसी भी दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदल सकते हैं। इतना समझ आया बच्चा? एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाती हूँ, फिर एक आप खुद करना। ठीक है, चलेगा? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको ये क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बच्चा, तो देखो 1.27 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको x मान लेना। तो क्या होगा, 1.27272727। ठीक, क्योंकि हम x मानते ही क्या कर देते हैं, बार हटा देते हैं और उसको बिल्कुल विस्तार से लिख लेते हैं, प्रसार रूप उसका लिखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका क्या बन जाएगा, x लिखते ही ये बन गया समीकरण 1। अब बात करेंगे हम समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था। अब सबसे पहली बात ये देखना, हम समीकरण 2 बना क्यों रहे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि दशमलव के बाद की जो सारी संख्याएं हैं वो हट जाए, तो हमें इसे घटाना ही पड़ेगा, वरना तो हटाने का कोई रूप है नहीं। तो इसलिए हमें 2 इक्वेशन, 2 समीकरण चाहिए होते हैं, ताकि हम एक में से दूसरा घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक, अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको एक चीज और याद रखना, क्या करना पड़ता है कि दशमलव के बाद सेम नंबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि 2 और 7 जो है वो बार बार आ रहे हैं, वो रिपीट करें। तो हमने बताया था ना, जितने अंक आपके आते हैं उतने ही 0 1 में लगाकर हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं समीकरण दूसरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 100x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 127.272727। इतना समझ आया? देखो जैसे अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं किसका, 100 का, तो आपका क्या होगा, 27200। ठीक, 3 अंक बाद दशमलव आ रहा है तो कहाँ लगेगा यहाँ, तो क्या हुआ बेसिक कि 2 अंक पीछे दशमलव खिसक गया 100 का गुणा करने पे। यहाँ पर भी यही हुआ कि जब हमने 100 का गुणा किया तो 2 अंक दशमलव खिसक गया। ठीक, अब ये हमें क्या मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब ये देखो, ये सेम और ये सेम है। ठीक, हम गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याएं हमारी एक सी बन जाए। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक सी बन गई, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 100 में से 1 गया, 99x आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा और ये पूरा तो घट गया, तो क्या बचा, 127 -1। इतना समझ आया बच्चा सबको कि ये वाला तो ये इससे पूरा ही घट गया, ये 127 में से 1 घट जाएगा, तो आपका क्या हो गया, 99x और 126। ठीक, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने तो इसके बराबर x माना था, तो x आपका क्या आ जाएगा, 126/99। हमने आपको क्या बताया था बच्चा कि एक चीज और हमें देखनी पड़ती है कि जो परमेय संख्या होती है, जो p/q का रूप होता है, ये दोनों एक ही संख्या से नहीं कट सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कट सकता है, या ये भी 9 से कट सकता है, ये भी 9 से कट सकता है, तो 9 से काट देते हैं।
तो जब हम ऊपर वाले को 9 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 14, और नीचे वाले को 9 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो आपका सही आंसर क्या आ गया 14/11, क्योंकि 14 और 11 किसी दूसरे जो भी और कोई गुणन इनका है ही नहीं। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा? चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे आप। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, मुझे पता नहीं इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन ट्राई करो इसको P/Q के रूप में। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। 4.29 है, जो कि आपका दोनों दोनों बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई इशू हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा कि समझ आ गया हो तो ट्राई करो, नहीं समझ आया तो अभी भी पूछ सकते हो। नहीं बच्चा आपका माइक ऑन है, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लो। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके बच्चा, सबको ट्राई करना है बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर भेजेंगे। हाँ, चलो आगे बता देती हूँ मैं। हाँ बच्चे, सबका सही है। जिसको नहीं आया या जो अभी कर रहा है, जो कर रहा है बच्चा वो ट्राई करो। जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या को बदलना है उसको हम क्या मानते हैं x। तो 4 दोनों दोनों दोनों, क्योंकि जब हम x मानते हैं तो इसको पूरे दशमलव, हाँ बच्चे दशमलव प्रसार में लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चा, दूसरा समीकरण बनाएंगे। समीकरण बन गया। समीकरण 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना अंक रिपीट हो रहा है, जितने अंक बार बार आ रहे हो, उतने ही जीरो के साथ 1 लगा के हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो 100x और 229 दशमलव दोनों 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 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेव के समीकरण से दूसरे समीकरण से पहला समीकरण घटा देंगे। इससे क्या होगा, ये दशमलव के बाद की सारी संख्याएं हट जाएंगी। तो यहाँ पर घटाओगे 100 से कितना आएगा 99, और यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा 229 - 4, क्योंकि दशमलव की सारी संख्याएं तो हट गए। तो आपका क्या आ जाएगा 99x 225 आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 425 बटे 99। अब 99 में आपका कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का हम किस तरह से उन्हें रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने बात करी थी परमेय संख्याओं की, तो हमने आपको बताया था कि परमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर आपका आवर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती हो या फिर शांत हो तो वो आपकी परमेय संख्या होती है, और अगर आपका अशांत और फिर अनावर्ती है तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती है। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हमने देखा कि जो आपकी परमेय संख्याएं हैं वो तो देख लिया। अपरमेय संख्या की बात करें तो उसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो जो वर्गमूल वाली संख्या होती है। ठीक है, जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं और बाकी संख्याओं के वर्गमूल होते हैं। हाँ, पाई इरेशनल है बच्चा, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये कैसी है, ये आपकी अन्वसानी भी है और अशांत भी, मतलब अनावर्ती भी है और अन्वसानी भी है। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, इस तरह की अपरमेय संख्याएं कहलाती है। क्या बच्चा, अनावर्ती को नॉन रिकरिंग कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो जो रूट वाली संख्या हो गई वो संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी सारी संख्याओं के जो रूट होते हैं, जो वर्गमूल होते हैं, वो सारे के सारी अपरमेय संख्या होती हैं, और पाई भी। ठीक है बच्चा, जो पाई होता है वो भी आपकी अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी जब हम वैल्यू देखते हैं, इसका जो मान देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आपको कोई भी संख्या एक रूप में करती हुई नहीं दिखेगी, आवर्ती रूप में नहीं दिखती है, इसलिए ये अपरमेय संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी नंबर लाइन पर इस तरह की संख्याओं को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम दर्शा सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो कि हमने आपको संख्या रेखा बताया था, क्या होता है कि एक संख्या जिसमें हम नंबर लिखते हैं, मतलब एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर को प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर देखा भी था कि नॉर्मली क्या होता है कि संख्या रेखा में अगर धन के शब्द, ठीक है, धन की संख्याएं, तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित किया गया। अगर हमने ऋण की संख्याएं भी ली हैं तो आप क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याओं को निरूपित किया गया। यहाँ पर दशमलव की संख्या तो आई नहीं थी, तो हम अब देखेंगे कि जब हमें शांत या फिर अशांत किसी भी दशमलव संख्याओं को क्या करना है, निरूपित करना है, तो हम किसी भी संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। पहला हम जो एग्जांपल लेते हैं बच्चा, वो लेंगे शांत दशमलव प्रसार का, और दूसरा हम लेंगे एक ऐसी संख्या का जो कि अशांत दशमलव है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं बच्चा शांत दशमलव का, तो हम क्या ले रहे हैं, 2.665। याद रखना बच्चा, जब भी हम इस तरह की संख्याएं लेते हैं, दशमलव की संख्याएं लेते हैं, उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम एक तरीका यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आवर्धन। ठीक है, आवर्धन का मतलब होता है कि हम छोटी चीजों को बड़ा करके देखेंगे। जैसे होता है ना, वो कांच होता है, जैसे ग्लास होता है, उसको हम क्या करते हैं, पास ले जाते हैं तो चीजें बड़ी दिखती है, उसी चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पर इन संख्याओं को, इन दशमलव की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि जो 2.665 है वो कौन से दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आएगा। क्वेश्चन समझ आया, आपको बताना है वो कौन सी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके बीच में 2.665 आएगा। चलिए चलिए सारे बच्चे बताएंगे। इतना सबको समझ आ रहा है बच्चा कि 2.665 किसके बीच में आएगा, आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। अब एग्जैक्टली कहाँ आएगा इसकी बात कर लेते हैं।
क्योंकि 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कहाँ बनाना है, हमारी जो संख्या रेखा है वो 2 और 3 को बड़ा करके इसके बीच में बनाएंगे। ठीक, अब अगर हमें 2 को 2.0 और 3 को 3.0 लिख लें तो कुछ अंतर पड़ेगा बच्चा? अगर हम 2 को 2.0 और 3 को 3.0 लिख ले तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर हमारे पास 15 रुपए है या 15.0 रुपए है तो 15 ही ना। तो जब भी किसी भी संख्या के बाद हम सिर्फ 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या पता पड़ रहा है बच्चा कि 2.0 और 3.0 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही बच्चा कि जब हम इन 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 9 भी आएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि अभी हमने 2 अंक तक पहुंचे। ठीक, 2.6। ठीक, लेकिन संख्या क्या है? 2.65। अब आप इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि जो हमारी संख्या है 2.665 वो इनमें से, इन 9 संख्याओं में से किन 2 संख्याओं के बीच आएगी? क्वेश्चन समझ आया बच्चा? यहाँ पर ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि 2.665 किन 2 संख्याओं के बीच आएगी? इतनी बात समझ आ रही बच्चा? देखो, ये जो 2.665 है, बीच हम कैसे निकालते हैं? इससे पहले की संख्या और इससे बाद की संख्या। तो किस किस के बीच में होगा बच्चा? ये 2.6 से तो बड़ा है और 2.7 से छोटा है, तो कहाँ आएगा बच्चा? 2.6 और 7 के बीच आएगा। ठीक, तो अब हमें इसके बीच में जाना है, तो अब हम क्या करेंगे? हम अपनी छोटी सी संख्या रेखा जो 2.6 और 7 के बीच में है, इसको बड़ा करके इनके बीच का नंबर या इनके बीच की संख्याओं को देखेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया? तो अब हमारा जो संख्या रेखा है वो कहाँ बनेगी बच्चे? अब हमारी जो संख्या रेखा है वो हम बनाएंगे 2.6 और 2.7 के बीच में। ठीक है, तो हम में से क्या लिख सकते हैं? 2.60 लिख लो, इसको 2.70 लिख लो। अब ये संख्या तो सेम है ना, 2 और 2, ये 60 है और ये 70 है, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 2.60 है। देखो, यहाँ पर 60 है, 2.60, और यहाँ पर 2.70 है, तो दशमलव तो सेम है ना, 2 दशमलव। क्या क्या संख्या आएंगी? 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 67, 68 और 69, यही संख्या आएंगी इनके बीच में। हम लिख सकते हैं, फिर 70 आ जाएगा। तो 2.60 और 2.60 और 70 के बीच में आपकी कौन कौन सी संख्या आ रही है? 2.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। इतना क्लियर है बच्चा? अब आपको याद हो तो हमारी संख्या थी 665, यही संख्या थी, 665 थी। तो अभी क्या ये पूरा हो पाए? नहीं, अभी हम सिर्फ 2 अंक तक पहुंचे। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पता चल रहा है कि जो हमारी ये संख्या है 2.665 वो कहाँ आएगी? वो कहाँ पड़ेगी बच्चा? वो 2.66 और 2.7 के बीच में पड़ेगी। इतनी बात समझ आ रही बच्चा? ये जो संख्या है वो 2.660 और 2 हाँ मतलब लंबा है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत लंबा पड़ता है, आपको बार बार संख्या बतानी पड़ती है, पर ये आसान बहुत है। आप जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे बस आपको एक एक आगे की संख्या बढ़ाती जाने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 670। ठीक, तो आपका जो 665 है, यहाँ देखो 665 है ना बेसिक, तो 660 और 670 के बीच में आएगी। तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है आप
कि जो 202.660 से 2.670 तक जाए। ठीक है, तो अब हमारी लास्ट संख्या है जिसमें हमें ये नंबर मिल जाएगा। इसका नाम कुमार सिंह है ये दूसरी आईडी से आता कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा 2.660 और 2.670। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे तो ये क्या है 660 और ये आपका क्या है 670। ठीक, इसके बीच में क्या संख्या आएंगी, 2 दशमलव तो दोनों में ही है, तो कुछ तो अंतर पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665 और 2.666, फिर 2.667, 2.668 और 2.669। ठीक, ये संख्या आएंगी। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है, हमें जो संख्या चाहिए थी, हमें क्या संख्या चाहिए थी 2.665। ठीक, तो हमने इसको 3 स्टेप में कर लिया। पहले हमने क्या करा, एक छोटी सी लाइन बनाई जिसमें हमने बड़ी बड़ी संख्याएं दिखाई, धन की संख्याएं दिखाई। ठीक, फिर हमने क्या किया कि ये संख्या कहाँ रही 2 से 3। हाँ, लंबा बहुत है मैं मानती हूँ, लेकिन है छोटा। आप उधर ही उधर बनाओगे ना तो ज्यादा सीधा पड़ेगा। सीधा ऐसे ऐसे बनाते जाना कि ये हम किस, सॉरी ये 2 मान लो, ये 3 मान लो कि हम किसकी बात करें, 2 और 3 की बात करें। ठीक, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे तो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे बनाएंगे। ठीक, और मान लो यहाँ पर 2.5 आया और ये सॉरी 6 आया है 7। अब यहीं पे ऐसे ऐसे बना के बस 3-4 लाइन बनेंगी और बन जाएगा। अगर यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक है तो 4 लाइन बनाएंगे, अगर 4 अंक है तो 5 लाइन बनाएंगे, लेकिन आपका ये हो जरूर जाएगा। ठीक, ट्राई करिए क्वेश्चन आप लोग अपने उस पर ही बनाना, लेकिन ट्राई करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा लंबा है लेकिन आसान है, ज्यादा ज्यादा ऐसे परेशान नहीं करेगा। चलो ये वाला ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा लंबा होगा। ये वाला ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं ये बता के भी बना दूंगी, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है जो देखने में बड़े लगते हैं, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि 5 नंबर में ऐसा है नहीं पहले चैप्टर में कि कुछ ऐसा बड़े क्वेश्चन हो। यही वो क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं, जैसे √2 बनाना हो गया, वर्गमूल 3 बनाना हो गया, ये आपका हो गया, यही बड़े क्वेश्चन है। अगर पहले वाले अध्याय से आएंगे तो यही आ सकता है। तो आपको ये जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। एक काम कर सकते हो, अगर हो जाए तो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा भी सकते हो, वरना मैं लास्ट में आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी कि आएगा कैसे। जिसका हो जाए दिखाने के लिए अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरे का ऑप्शन सबके लिए खुला है, तो मैं देख लूंगी। ट्राई करो बच्चा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्लास में जो मुझे सेट के ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके कैसे होंगे, ABCD सॉर्ट ऑफ होंगे। अच्छा लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ट्राई कर लो बस। ठीक है, तो वो मैं अगले उसमें आगे आपको करा भी दूंगी। मैं सर्च करूंगी नेट पे, मुझे जो भी सेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक एक नंबर के होते हैं, टिक मार्क वाले होते हैं, तो वो हम आपको अगली क्लास में पूछेंगे। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ के भी आना, जाना नहीं है अभी कभी, मैं बस बता रही हूँ कि अगली क्लास में हम आपसे पहले अध्याय के क्वेश्चन पूछेंगे SAT बेस। तो पढ़ के आना है अगली क्लास में, इसको रिपीट करके आना, मतलब रिवाइज करके आना। बच्चा आ जाए, तुम कुछ दिखा रहे हो तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे के अलावा। नहीं जाना नहीं है, ये क्वेश्चन बताएंगे अभी हम आपको। ट्राई कर लो, जो भी कर रहा हो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये बता दूँ। और रिवाइज जरूर करना है बच्चा, ताकि आपको याद रहे आपके एग्जाम के लिए। कोई दिखा रहा है किसी ने बनाया अभी तक? रफ बना लो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पूरा स्केल विस्केल से बनाओ।
नहीं आ रहा? देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है। अलग अलग लाइन बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा घर पे अंधेरा है, लाइन क्यों बना रही हूँ अभी आपको पता चलेगा, आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे बनाना है हमें। देखो सबसे पहले हमें जो नंबर है वो क्या है, 3.45556। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन है वो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर माइनस वाली बनानी है। तो अभी हम क्या दिखाएंगे बच्चे कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, 3.455 है। मतलब ये कहाँ पड़ेगा, 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। तो आप पूरा लाइन ना बनाकर, पूरा जैसे आपकी बुक में दिया रहता है ना कि वो बना रखा है उन्होंने, एक सेकेंड, जो आपका पूरा सीसा ईसा बना रखा है, वैसा आपको कुछ नहीं करना है। आप इस तरह से लाइन बना सकते हो जो 3 और 4 के बीच में है, और इससे हम बता सकते हैं कि अब हम क्या बना रहे हैं, 3 और 4 के बीच में बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। ठीक, तो हम इसको 3.0 भी लिख सकते हैं, इसको 4.0 भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 3.1, 3.2, 3.3, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारी जो संख्या है वो क्या है, 3.4 के आगे कुछ है। मतलब जो अब हमारी जो संख्या बढ़ेगी वो कहाँ बनेगी, वो आपकी 4 और 5 के बीच में बनेगी। इतना समझ आ रहा है, 4 से बड़ा है और 5 हुआ नहीं, 3.4 से बड़ा है, 3.5 से छोटा है। तो अब हमारा जो लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चे, सॉरी, वो बनेगी आपके 3.4 और 5 के बीच में। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो कि अब हम जो लाइन दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 3.4 और 3.5 के बीच में। ठीक, तो यहां पर अब आपका क्या बनेगा, ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, 3.4 वर्ग, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.67 और 3.48 और 3.49। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारी जो संख्या है वो क्या है, 45 के आगे। ठीक है, तो अब हमारा जो संख्या बनेगी बच्चा वो कहाँ, किस किस के बीच में होगी, वो आपकी होगी यहाँ पर। ठीक है, 4 5 और 4 6 के बीच में। ठीक, ध्यान से देखो बच्चा, गलती नहीं करनी और आपको इसी तरह ड्रॉ करना है। ये आपका क्या हो गया, 3.450, और ये आपका क्या हो गया, 3.460। ठीक, इसके बीच में अगर हम संख्या देखें तो क्या आएगा, 3.451, 3.452, 3.453 और 3.444 और 3.445। ठीक है, और आगे क्या आएगा, 3.446। संख्या बाकी भी आएंगी, 7 8 9 आएंगी, पर यहाँ ध्यान से देखो ये 4 4 5 के बाद एक नंबर है। इसका मतलब है कि जो संख्या है वो आपकी कहाँ आएगी, 4 4 5 से बड़ी है और 4 4 6 से छोटी है। तो अब हम जो नंबर लाइन बनाएंगे वो इन दोनों के बीच बनाएंगे। लास्ट है बच्चा, ये ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3.4450। अच्छा, चले गए क्या बच्चे, कोई नहीं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपका ये क्या है, 4450 और ये क्या है, 3.4460। अब इसके बीच में अगर हम देखेंगे बच्चा, तो आपके कौन कौन से नंबर आएंगे, 3.4451, 3.4452, 3.4453, ठीक, फिर 4, फिर 5 और यहाँ पर आएगा 3.4456। ये वो नंबर है जो हमें निर्धारित करना। तो आप जब बनाओगे तो आपको पूरा ऐसे अलग अलग पेज पर ही बनाना, आप थोड़ा सा गैप दे दे के जस्ट नीचे बनाते जाओगे और ऐसी लाइन दिखाते जाओगे कि किस किस के बीच के बना रहे। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके एग्जाम में कोई
क्वेश्चन आया तो आप इसी तरह उसे ड्रॉ करोगे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपने ड्रॉ किया है तो वेरी गुड, वरना आपको ड्रॉ ऐसे ही करना है अगर एग्जाम में आता है तो। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कराएंगे और कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे जो एग्जाम्स के हैं।